नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में क्या हुआ और बैठक में क्या रणनीति बनी कि 4 की 4 लोकसभा सीटें जीती जाए। भाजपा इस बार रणनीति से चुनाव लड़ेगी। भाजपा किसी पे भी भरोसा नहीं करेगी कि ये जिता पाएगा या फलान लीडर ये करेगा, वो करेगा। एक रणनीति तय की जाएगी और रणनीति की जो आधारशिला है वो रखी गई है हमीरपुर में। तो सबसे पहले वहां पे धूमल जी के साथ नड्डा जी ने 1 टू 1 चर्चा की, पुराने गिले शिकवे दूर हुए, चुनाव कैसे लड़ा जाना है, क्या होगा, और कयास यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि भाजपा भी इस बार कुछ अपने प्रत्याशियों को बदलकर नया प्रयोग करेगी। वहीं हर्ष महाजन जी जो कांग्रेस से गए हैं, उनकी भी एक बड़ी भूमिका इस लोकसभा चुनाव में तय होगी। हर्ष महाजन जी को मंच पर भी रैली में नूरपुर में फ्रंट रो में रखा गया, वहीं कोर कमेटी में भी उनको प्रमुखता से रखा गया। सूचना ये भी है कि हर्ष महाजन के साथ नड्डा जी ने 1 टू 1 मीटिंग भी की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हर्ष महाजन आने वाले समय में विभीषण की भूमिका में होंगे और कांग्रेस में एक तोड़-फोड़ इन लोकसभा चुनावों से पहले कर दी जाएगी। कांग्रेस के कुछ नेता जो मंत्री बनने की चाह में हैं, लेकिन वो मंत्री बन नहीं पा रहे हैं, उन पर हर्ष महाजन जी की निगाह है। वहीं जो पूर्व नेता बड़े नाम हैं जो इग्नोर हैं इस समय, उन पर भी उनकी निगाह है। अब देखना ये है कि ये कोर कमेटी की बैठक के जो निर्णय हैं, वो कितना असर डालते हैं और क्या भाजपा चारों सीटों पे जीत हासिल कर पाएगी। आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रेम कौशल जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के अश्विनी वर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ हैं आज। और प्रवीण शर्मा जी हैं, पूर्व भाजपा के नेता हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं ये एक तरह से, और काफी नॉलेज रखते हैं ये सारे दोनों पार्टियों की। तो मैं सबसे पहले अश्विनी वर्मा जी आपके पास आऊंगा कि कोर कमेटी की बैठक में जो 1 टू 1 धूमल जी से और हर्ष महाजन जी से हुई है और एक बड़ा नारा दिया गया है चुनावों को लेकर भी, गारंटियों को लेकर नड्डा, जेपी नड्डा ने, अनुराग ठाकुर ने, जयराम ठाकुर ने, राजीव बिंदल ने घेरा है बुरी तरह से कि गारंटियों पे ये फेल हो जाएंगे और हम घर घर जाके इनकी गारंटियों की वास्तविकता भी जनता के समक्ष रखेंगे। तो आप किस नजर से देखते हैं कि आने वाले चुनावों पे इसका कितना असर होगा? जी अश्विनी जी। हर्ष महाजन को भारतीय जनता पार्टी भविष्य के रूप में देख रही है, लेकिन हर्ष महाजन लंबे समय से सक्रिय नहीं है राजनीति में। पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो सत्ता छिन जाने के कारण काफी सन्न है। उनका लगातार आलाकमान पे दबाव है कि किसी तरह से सुक्खू सरकार को चलता किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इसकी वजह एक मान रही है कि कांग्रेस टूट सकती है, क्योंकि वीरभद्र सिंह का जो खेमा है वो नाराज चल रहा है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मास्टर प्लान भारतीय जनता पार्टी का नजर नहीं आ रहा है कि जिससे लग सके कि तोड़ फोड़ कांग्रेस में काफी हद तक की जा सकती है। लेकिन हर्ष महाजन ये दबाव डाल सकते हैं कि किसी तरह से इन लोकसभा चुनावों में प्रतिभा सिंह को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने की कोशिश करे, ताकि बाद में इलेक्शन मोदी जब ये सरकार दूसरी बने भारतीय जनता पार्टी की तो या कांग्रेस की, तो उसमें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को चलता किया जाए। लेकिन तो आप कोर कमेटी की बात कर रहे हैं, तो कोर कमेटी की बैठक कोई मायने नहीं रखती। इस बार जो है मोदी एक एक सीट पे चुनाव को ठीक तरीके से लड़ना चाहते हैं, और कौन कौन कैंडिडेट होंगे इस बार कोर कमेटियां नहीं बल्कि मोदी खुद तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पहले कहा था कि जो भी हमारे दिग्गज हैं हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। जब सुक्खू सरकार नहीं थी तो अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी एक दिग्गज के रूप में देख रही थी। पर अब हमीरपुर में जो प्रॉपर जिला है उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के हैं। ऊना में उप मुख्यमंत्री जो है वो मुकेश अग्निहोत्री, वो कांग्रेस के में। ऐसे में अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कमजोर हुए हैं। अब मोदी की यह सोच है कि दिग्गजों को अगर चुनाव लड़ाना है तो क्यों ना
तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों जयराम ठाकुर, शांता कुमार और हमीरपुर से प्रेम कुमार धूमल को चुनाव में झोंक दिया जाए। तो इस तरह की रणनीति भाजपा तैयार कर सकती है और मोदी जी की इसमें अहम भूमिका रहने वाली है, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन जो हर्ष महाजन जी, आपको पता है कि सुक्खू जी ने भी, जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने हर्ष महाजन जी के साथ काम किया है। वहीं जितने भी चुनाव हुए हैं वो रणनीति हर्ष महाजन जी रचते आए हैं, चाहे वो खुद वो चुनावों से दूर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों की, लोकसभा चुनावों की उनको हर नब्ज का भी पता है। तो जाहिर है कि नड्डा जी से कुछ ऐसी चर्चा उनकी हुई है कल, ताकि वो आने वाले समय में जो कांग्रेस से इस समय नाराज चल रहे हैं लोग, उनको वो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर लें। और वहीं कांगड़ा जो उपेक्षित है, वहां पे एक चर्चा है कि एक पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक उस संसदीय क्षेत्र का हर्ष महाजन जी के लगातार संपर्क में है, और उनकी पहले भी एक मीटिंग चुनावों से पहले भी जेपी नड्डा के साथ हो चुकी थी मीटिंग, लेकिन वो इसलिए कांग्रेस में रहे कि यहाँ पे बदलाव की एक लहर दिख गई उनको, लेकिन अब वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो अगर वो पार्टी में आते हैं, हो सकता है कि वो भी चुनाव के प्रत्याशी हो। जी वर्मा जी, ये तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में तो बहुत लोग हैं जो उपेक्षित हैं। लेकिन वीरभद्र सिंह जो खेमा है वो भी एक कहाँ है। अब मुकेश अग्निहोत्री की भी अब उस खेमे से इतनी बनती नहीं है, बेशक वो सुक्खू से नाराज चल रहे हों। तो कांग्रेस की ये देखने में आ रही है कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है, अलग अलग जा रहे हैं, पर इनको इकट्ठा कौन करेगा। अगर हर्ष महाजन तोड़ने की इनको कुब्बत रखते हैं तो कुब्बत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी रखते हैं, क्योंकि उनको तो एक एक नस का पता है। हर्ष महाजन के बीजेपी में आने से जो कोर समिति का जो उनको सदस्य बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा गुट उससे नाराज है कि हमने तो ईडियां घिस दी, कोर कमेटी में तब नहीं आ पाए, और हर्ष महाजन को आप ले आए। हर्ष महाजन अभी तक कुछ ऐसा कर भी नहीं पाए कि जिससे लग रहा हो कि पार्टी टूट रही हो, कांग्रेस टूट रही हो, कांग्रेस दो फाड़ हो रही हो, या कांग्रेस के नेता बहुत ज्यादा उनके संपर्क में हो। एक आध लोग अगर हर्ष महाजन से संपर्क कर रहे हैं तो मेरे को ये नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा गुट कांग्रेस का हर्ष महाजन की वजह से टूट सकता है। अगर तोड़ना है तो इसमें नरेंद्र मोदी की भी भूमिका होगी, जगत प्रकाश नड्डा की भी भूमिका होगी, प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर की भी भूमिका होगी, तब जाके ये कांग्रेस में टूटन होती है। मेरे को ये सारे लोग, बीजेपी भी बिखरी हुई नजर आती है। आपने नगर निगम में चुनावों में देख लिया कि बीजेपी में कितना बिखराव है। जब तक ये सारे लोग इकट्ठे नहीं होते तब तक कांग्रेस की इतनी बड़ी टूटन नहीं हो सकती। यही वजह है कि जो बीजेपी ये सोच रही है कि हम अपने दिग्गजों को इस बार चुनाव में उतारें ताकि पार्टी को कुछ फायदा हो सके। अभी तक जो गारंटियों की बात सुक्खू ने की है उसका बहुत पॉजिटिव असर लोगों में हो रहा है। अगर सुक्खू ने 2 या 3 महीने में वित्तीय प्रबंधन ठीक से कर लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा के चुनाव बहुत कठिन होने वाले हैं। जी संजय जी, अभी हम कोर कमेटी की चर्चा कर रहे थे, अभी आपने अश्विनी जी का भी सुना कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी चुनाव में झोंका जा सकता है। ये एक चर्चा रही होगी, जाहिर है अश्विनी वर्मा जी तक भी पहुंची होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि 4/4 इस बार लक्ष्य है और वो लक्ष्य पूरा करना है, क्योंकि मोदी जी को एक एक सीट केंद्र में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जरूरी है। इस बार जाहिर है इस छोटी सी स्टेट पे भी ध्यान इस बार ज्यादा रहेगा। तो जो हर्ष महाजन जी का कोर कमेटी में आना और उसके बाद वो लगातार कांग्रेस के बड़े लोगों से संपर्क कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं, और आने वाले समय में ये परिणाम देखने को मिल सकते हैं जैसे ही लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अभी बिगुल तो बजा दिया जेपी नड्डा जी ने स्टेट में कि हम तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर के नेता और भी भाजपा में आ सकते हैं। और धूमल जी से उनकी मीटिंग कैसी रही है? देखिए पथरिया जी, जहां तक कोर कमेटी की बात है तो कोर कमेटी के विषय जो है वो कभी भी सार्वजनिक नहीं होते हैं। कोर कमेटी के अंदर क्या डिस्कस हुआ है इसको जो है वो सार्वजनिक कभी नहीं किया जाता। रही बात पूर्व मुख्यमंत्रियों को लड़ाने की और इस तरह की, ये एक मीडिया की स्पेकुलेशंस हो सकती है, अश्विनी वर्मा जी की अपनी स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन धरातल पे सच्चाई क्या है वो अभी तक जो है वो इस विषय में जो है वो कोई डिस्कशन में नहीं आता है, कहीं जो है इसकी चर्चा नहीं होती है।
जहां तक हर्ष महाजन जी का आपने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपना आंतरिक लोकतंत्र दिखाया है कि हमारे पास कोई बड़ा नेता या कोई भी नेता दूसरी पार्टी से आता है तो उसको सम्मान मिलता है, उसको जो है वो एक प्रॉपर जगह दी जाती है और उसको केवल चुनावों के अंदर हम मात्र प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। ये संदेश एक जो है ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पे भी जाता है, चाहे आप उत्तर प्रदेश का देखो, आप रीटा बहुगुणा को देखो, आप और नेता है वहां पे जगदम्बी का प्रसाद है, सारे नेता छोड़ के आए और उनको सबको अच्छे जहां पे भी पार्टी के संगठन के अंदर, सरकार के अंदर, जहां भी जिसको जो स्थान उचित दिया जा सकता है वो देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, परंपरा है कि हमारे पास अगर कोई आता है तो केवल प्रयोग के लिए उसको नहीं लिया जाता है, उसको सहयोग के लिए दिया जाता है और उसको आगे जाकर के हम भविष्य में किस तरह से जो है उसकी सेवाओं को, उसके उनके अनुभव को किस तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है, ये सारी चर्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में रहती है। संजय जी, हमीरपुर पार्लियामेंट में एक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, दो बड़े चेहरे हैं। एक हमीरपुर जिले में बैठा है, एक ऊना जिले में बैठा है। 10 हल्के आपके 17 में से उधर, और इसका कितना दोनों का प्रभाव रहेगा? जाहिर है प्रभाव तो रहेगा, नई नई सरकार बनी है। वहीं पे विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह का शिमला पार्लियामेंट और मंडी में कितना प्रभाव रहेगा? और कांगड़ा की पिच तो भी खाली है, कांग्रेस ने खाली छोड़ रखी है। लेकिन इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा को बड़ा थ्रेट है, इसलिए भाजपा इस बार रणनीति बदलकर चुनाव लड़ना चाहती है। जाहिर है आपके कैंडिडेट भी कहीं मंडी में जयराम जी की चर्चा सुनने में आ रही है, ठीक है, अनुराग ठाकुर जी वहां है। अगर उनको स्टेट पॉलिटिक्स में लाना होगा तो धूमल जी भी आगे हो सकते हैं उस चुनाव में, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है, कांगड़ा की पिच पूरी तरह से खाली है और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां पे हर्ष महाजन जी की भूमिका भी हो सकती है। हो सकता है वो कोई कैंडिडेट ही ऐसा कांग्रेस से पार्टी से तोड़ कर ला दे जो भाजपा के लिए उपयोगी हो, तो आप उसका वेलकम करेगी पार्टी? क्या कांग्रेस के जो नेता आएंगे? देखिए, ये सब भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बातें हैं, इनको मेरे और आपके डिस्कस करने से जो है आकलन करने के लिए बैठे हैं आज। नहीं, आकलन हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर चुनाव जो है वो साइंटिफिक तरीके से लड़ती है। जहां तक आपने बात करी कि मुकेश अग्निहोत्री और सुक्खू जी की जुगलबंदी जो है वो हमीरपुर पार्लियामेंट्री के अंदर, तो आज तक कांग्रेस पार्टी का वीरभद्र सिंह जी से ज्यादा सशक्त मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। वो अपनी पत्नी को जो है वो चुनाव नहीं लड़वा सके थे और उनके रहते भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोनों चुनाव जो है लोकसभा के, चाहे 24 का चाहे 19 का, सभी चुनाव 4 की 4 सीटें जो है वो जीते हैं। अनुराग ठाकुर जो है वो केवल घर बैठे हुए सांसद या मंत्री नहीं है, उनकी फील्ड के अंदर, उनकी देश के अंदर, उनके राष्ट्र के अंदर अपनी एक पहचान है और उसी पहचान के बलबूते पे उनका काम बोलता है। उनके हर घर के साथ, हर नौजवान के साथ उनका एक जो निजी कनेक्ट है, उस कनेक्ट का लाभ जो है वो निश्चित तौर पे जो है वो सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी जो है वो उनको मिलेगा। किसी भी तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी भी, चाहे आप कांगड़ा की बात कर लें, चाहे आप मंडी की बात करें, चाहे शिमला की बात करें, चाहे हमीरपुर की बात करें, हर तरह से जो है वो पार्टी जो है वो सभी उम्मीदवार जो आएंगे वो जीतने के लिए जिताऊ उम्मीदवार ही होंगे। और कौन होगा, क्या होगा, ये हमारी चर्चा से नहीं, ये जब दिल्ली में बैठ करके चर्चा होगी, ना तो उम्मीदवारों को कोर कमेटी में डिस्कस किया जाता है और ना ही हमारे परंपरा है राह चलते जो है वो ऐसी डिस्कशंस करना। इनका जो है प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर, समय आने के ऊपर जो है वो आप सबके सामने होगा। जी प्रेम जी, हर्ष महाजन जी जब भाजपा में गए थे तो उन्होंने बहुत बड़े आरोप दिल्ली में बैठ के लगाए थे प्रतिभा सिंह जी पे, विक्रमादित्य सिंह पे, और कहा था वीरभद्र सिंह के बिना कांग्रेस खोखली हो चुकी है और इस खोखली कांग्रेस में मैं रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं भाजपा में आया हूँ और मोदी जी से प्रभावित हूँ। वो अचानक मोदी जी से प्रभावित हुए कुछ ही दिनों में और शामिल हुए और उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो भी लाभ है पार्टी ने लिया होगा, ज्यादा लाभ तो उनका नहीं मिला विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब हर्ष महाजन जी भविष्य की भूमिका में आने के लिए लगभग तैयार हो चुके हैं और आपके कुछ बड़े नेता उनके संपर्क में है लगातार, और आने वाले समय में कुछ झटके कांग्रेस को लग सकते हैं क्योंकि हर्ष महाजन को एक बहुत बड़ी तरजीह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दे रहे हैं।
तो आपकी पार्टी को दिक्कतें आ सकती हैं आने वाले समय में, तो उसके लिए आपकी पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है? जेपी नड्डा जी ने हिमाचल को लेकर अब तक अध्यक्ष बनने के उपरांत जितनी भी राजनीतिक विसात बिछाई है, रणनीति बनाई है, उसमें पूरी तरह से वो असफल हुए। हर्ष महाजन का विषय जो आज आप इस चर्चा में ले रहे हैं, और ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि हर्ष महाजन के भाजपा में जाने से भाजपा को लाभ होगा, तो कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी तोड़फोड़ करने में कामयाब होंगे। मैं एक चीज आपको बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हर्ष महाजन को जो महत्व भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया है, ये महत्व देना भाजपा को उल्टा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। हर्ष महाजन को ये महत्व देने का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि बहुत से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस चीज को पचा नहीं पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे कि एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन, छात्र जीवन से लेकर युवा जीवन से लेकर अब तक का सफर जो है वो कांग्रेस पार्टी में तय किया, अचानक से किन्हीं कारणों से, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और बहुत से वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करते हुए जेपी नड्डा जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ने उनको इतनी बड़ी जो उनका एक बहुत कोर ग्रुप जिसको कहते हैं, जिसको बड़े महत्वपूर्ण एक कमेटी इनकी समझा जाता है, उसका सदस्य बनाया। तो मैं समझता हूं कि उनको ये स्थान देने का भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने की बजाय नुकसान होगा। रही बात कि उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी में कोई तोड़फोड़ हो पाएगी, मैं समझता हूं कि बड़े लंबे समय से हर्ष महाजन जी जो जमीनी राजनीति है उस राजनीति से दूर है। लगभग पिछले 4 विधानसभा के चुनाव उन्होंने लड़े नहीं, तो जमीनी जो राजनीति है उसमें हर्ष महाजन आज हिमाचल प्रदेश में कहीं भी जो है वो टिकते नहीं है, नजर नहीं आते। हाँ, लेकिन वो मैनिपुलेशन की राजनीति जो है वो अच्छी करते हैं, और उसी का नतीजा है कि वो आज भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है वहां तक वो पहुंचे हैं। वो उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है दूसरी पार्टी में जाकर, और यही उनकी महारत है। और भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण हमारे छोटे भाई संजय जी भी दे रहे थे कि उत्तराखंड में बहुगुणा जी का उदाहरण दिया इन्होंने, और भी 2-3 नेताओं की इन्होंने बात की। हिमाचल में हर्ष महाजन जी को लेकर भी इन्होंने अपने विचार रखे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी जमाने में भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि हमारी पार्टी विचारधारा के ऊपर आधारित पार्टी है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ करके अपनी सरकारें बनाने का काम कर रही है, दूसरी पार्टियों से नेताओं को अयाद करके जो है वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, उससे एक चीज तो पूरी तरह से साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का जो एक दावा है वो पूरा ड्रामा है। असली जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है वो केन पर केन सत्ता हासिल करना है। उसके लिए किसी भी तरह का समझौता करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, तो उसी राह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हमें कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति से हिमाचल प्रदेश में होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से फोकस भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में किया है, नड्डा जी ने हिमाचल का दौरा किया, नूरपुर गए, हमीरपुर आए, कुल्लू जा रहे हैं, ये सारी जो इनकी एक्सरसाइज है ये अपने आप में इस चीज को स्पष्ट करती है कि हिमाचल को लेकर भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, चिंता है, और भाजपा डरी हुई है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उनमें हमारी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। इस वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ये सारी एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश में जो है वो कर रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, हर पार्टी अपना चुनावी जो विसात है उसको बिछाती है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिव कैंपेन करके चुनाव लड़ेगी, और पॉजिटिव कैंपेन करके जिस तरीके से हमने विधानसभा का चुनाव जीता उसी तरीके से हम लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे। भाजपा किसको अपना प्रत्याशी बनाती है इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई खौफ है, ना किस प्रकार का कोई डर है। कौशल जी, जाहिर है भाजपा घबराई है क्योंकि लगातार भाजपा की यहाँ पे हार हुई है, इसीलिए अब कमान अपने हाथों में सीधे तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ले ली है। और मैं आपको ये भी एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा, हर्ष महाजन जी की जब एंट्री हुई, आपके कुछ वरिष्ठ लोगों के, गिने चुने लोगों के टिकट कटे, और हर्ष महाजन जी उस समय भी उनके संपर्क में रहे लगातार, और हर्ष महाजन जी उनको
पार्टी में भाजपा में शामिल करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे एक दिख रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, भाजपा की विदाई हो रही है, समझदार नेता थे, नहीं गए। लेकिन जब आपके विधायक चुन के आए, जब विधायक दल का नेता चुना जाना था, जब 2 दिन 3 दिन घमासान रहा शिमला के अंदर, तब भी हर्ष महाजन आपके कांग्रेस के अधिकतर वरिष्ठ विधायकों के संपर्क में रहे और उनको कई तरह के प्रलोभन देते रहे। ये किसी से छिपा नहीं है, सारे मीडिया को भी पता है और पॉलिटिशियंस को भी पता है वो सारी बातें। और हर्ष महाजन तब कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था सरकार हमारी बन रही है और हम मुख्यमंत्री जो भी बनता है ठीक है। लेकिन अब हर्ष महाजन जी की भूमिका बिल्कुल अलग होगी है, उनको भी अपने आप को अब भाजपा के अंदर इस्टेब्लिश करना है। जाहिर है वो तोड़फोड़ करेंगे और तोड़फोड़ की शुरुआत वो अपने पार्लियामेंट से करेंगे और बड़े नेता आपके कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल होने की राह देख रहे हैं। उसका असर तो होगा अगर एकदम से पार्टी को इस तरह की तोड़फोड़ का हुआ तो भाजपा को फायदा तो होगा ना इससे। उत्तराखंड में भी ये किया है, बाकी राज्यों में भी किया है। मैं डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनावों के समय हर्ष महाजन जी ने क्या किया, क्या प्रयास किया। जो आप कह रहे हैं अगर उन्होंने ऐसा प्रयास किया भी तो उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उस वक्त सरकार आने की संभावना थी। अब सरकार आ चुकी है और अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है, तो मैं नहीं समझता कि वो अपनी मंसूबे में और अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षा के कांग्रेस पार्टी में तोड़-फोड़ करके वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा दिग्गज के तौर पर स्थापित कर पाएंगे। ये सपना उनका साकार नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी से कोई व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला नहीं है। उल्टा मैं समझता हूँ कि हर्ष महाजन की जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी में तय हुई है, उसकी वजह से जरूर भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी नाराजगी जो है वो पनपेगी और वहां से कुछ लोग जो है वो कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। जी प्रवीण जी, हर्ष महाजन जी का जिक्र हम बड़ा लंबा कर रहे थे। जाहिर है वो पार्टी में शामिल हुए हैं, कोर कमेटी में एक हार्ड कोर कांग्रेसी जो कुछ समय 8 माह पहले आता है और उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी हर्ष महाजन के साथ युवा कांग्रेस में और संगठन में काम किया है। जाहिर है कि बातें इधर की उधर भी जा सकती हैं, ये भी खतरा है भाजपा को कहीं ना कहीं कि हर्ष महाजन जी मान लो अगर भाजपा की मदद नहीं कर पाते हैं किसी भी तरीके से और अगर वो दोबारा उनका मन हो जाता है कि मैं कांग्रेस में लौटता तो आपकी भाजपा की सारी सीक्रेसी तो ले जाएंगे। जी जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं राजनाथ सिंह जी, वो हमेशा कहते हैं कि आज की राजनीति में जो सबसे बड़ा संकट है वो है विश्वसनीयता का संकट। नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है, कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर जो है नेताओं की आ चुका है। जो सबसे पहले प्रश्न उठाने वाले लोगों में से था कि हर्ष महाजन जी आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी में। बेसिकली देखा जाए तो कोर कमेटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऑफिशियल समिति नहीं है, पर कोर कमेटी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो वैचारिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बड़े नेता होते हैं। पर अगर आप देखेंगे इस बीजेपी की वर्तमान कोर कमेटी में आप हर्ष महाजन जी को तो ले रहे हैं, परंतु आप किशन कपूर जी को घर बिठा रहे हैं जी। आप हर्ष महाजन जी को ले रहे हैं, पर रणधीर शर्मा जी जैसे व्यक्ति जिन्होंने एबीवीपी से लेके बीजेपी तक संगठनात्मक दृष्टि से बहुत ज्यादा काम किया है, आप उनको घर बिठा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा कैडर को आप बिना वजह से नाराज कर रहे हैं। और किसके लिए? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। एक तो शिमला में रहते थे, शिमला की सीट जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने हार दी। शिमला ही रहते हैं। दूसरा, अब अभी भी शिमला ही रहते हैं, वहां पे भी हार चुके हैं। चंबा जहां से उनका बेनिफिट हो सकता है वो चंबा की सीट हम लोग हार चुके हैं। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, लेकिन डलहौजी की सीट उन्होंने जितवा दी अपनी राजनीतिक रंजिश पूरी करने में। आशा जी से उनका क्या प्यार है सबको जग जाएगा। हाँ, मुझे नहीं पता सीट पे उनका फायदा बहुत हुआ है। हाँ, पर मेरा एक और चीज कहने का मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये हर्ष महाजन आखिर है कौन। अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली चार्जशीट फाइल की, मुझे अच्छे से याद था, मैं तब बिल्कुल नया नया भारतीय जनता पार्टी में आया था अक्टूबर 2006 में। तो जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने चार्जशीट फाइल की थी
तब ये शायद एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, साथ में हिमुडा का भी इनके पास प्रभार था। चेयरमैन और थे हिमुडा भारतीय के। जनता पार्टी ने इनकी दोनों मिनिस्ट्री के ऊपर इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगाए थे। और जब 2017 की चार्जशीट फाइल हुई थी, उसका तो मेंबर मैं भी था, और स्पेसिफिकली कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भर्तियों के घोटाले और जो सामान खरीदा गया था उसके ऊपर हम लोगों ने करप्शन के एलिगेशन उसमें लगाए। बिजनेस केस भी चल रहे हैं शायद। और भर्ती के। हैरानी की बात है, इसी वजह नड्डा से जी भाजपा में बेसिकली कहते हैं कि हम गिरे। नड्डा जी कहते हैं हम वैचारिक दृष्टि से सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस है। काहे का डिफरेंस है कि भ्रष्टाचारी आते हैं और हमारी पार्टी में आके गंगा के दूध के धुले हो जाते हैं क्या? देखो, कथनी और करनी में जो अंतर, जो मैंने पहले कहा था, कथनी और करनी में क्या अंतर है? ये हम चोरों को नहीं लेंगे, हमने ले लिया, या फिर आप ये कहो कि ये चोर नहीं है, हम लोगों के सामने झूठे एलिगेशन लगाते हैं। दो चीजें तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, या हम लोग चुनावों से पहले झूठी बातें करते हैं, या फिर हम लोग जो है हम गलत आरोप लगाते हैं, या हमारी पार्टी में जितने भी गलत लोग हैं वो हमारी पार्टी में आने के बाद ठीक हो जाते हैं। मैं ये जो कह रहा हूं, ये जो पार्टी कर रही है, ये एक गलती के बाद दूसरी गलती करने वाली बात है। और दूसरा एक और सबसे बड़ी बात है, विभीषण सबसे तो मुझे सच में ही आपत्ति है। विभीषण ने क्या काम किया था? धर्म के लिए अधर्म का साथ छोड़ा था। नहीं, हर्ष महाजन जी ने भी कहा है कि वीरभद्र जी के बिना कांग्रेस खोखली है, इसलिए वो भी धर्म की राह पे उन्होंने कहा कि अब खोखली हो चुकी कांग्रेस में, मुझे नहीं जाना है। वो तो उनको बाद में एहसास हुआ कि ये तो खोखली कांग्रेस नहीं, ये तो सत्ता में आ गई। अगर उनको कहीं एहसास हो जाता है कि ये सरकार आ सकती थी, तो ये वहीं पे रहते, हर हालत में रहते। उन्होंने कांग्रेस सिर्फ इसलिए छोड़ी, अपॉर्चुनिस्ट एक व्यक्ति जो था उसको विभीषण नहीं कहा जा सकता था। विभीषण अपॉर्चुनिस्ट नहीं थे, वो धर्म के लिए राम के पक्ष में आए थे। यहाँ तो एक व्यक्ति अपने अपॉर्चुनिटी के चलते प्रवीण जी, एक चर्चा कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिली कि अब पुनः हर्ष महाजन जी कांग्रेस में लौटने की तैयारी कर रहे थे, जिसका जिक्र उन्होंने भाजपा के लोगों से किया कि मैं अब लौटना चाहता हूं, मेरी उपयोगिता यहाँ नहीं है। और उसके बाद ही उनको कोर कमेटी में लिया गया, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं चाहती है कि सुक्खू सरकार कमजोर हो। इसको चाहे सीपीएस के गिराए हम, वो इलेक्शन से बाहर हो, हम इसको सरकार को जैसे तैसे गिरा के यहाँ पे भी उत्तराखंड मध्य प्रदेश की तरह अपनी सरकार बना दें। इसलिए हर्ष महाजन जैसे शख्स उनके लिए जरूरी है। तो आपको लगता है कि उनकी उपयोगिता हो पाएगी? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये चर्चा हो सकती थी, पर जिन लोगों ने हर्ष महाजन को लाया, अब वो अपनी खाल बचाने के लिए इस तरह का निर्णय ले रहे हैं कि किसी तरह से कोर ग्रुप में शामिल कर दिया जाए। परंतु मैं ये कहना चाहता था, अगर हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार नहीं थी तो केंद्र में तो सरकार थी। आपने हर्ष महाजन को सम्मान ही देना था, हर्ष महाजन को आपने रिटेन ही करना था, हर्ष महाजन की आप लोगों ने उपयुक्तता का उपयुक्त प्रयोग करना था। तो आप हर्ष महाजन जी को सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी बोर्ड का डायरेक्टर बनाते, किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देते, सेंट्रल इसमें ले जाते, अपने कोर ग्रुप में, अपने वैचारिक प्रतिष्ठान में। आप तो अपनी सारी सीक्रेसी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं जो सुक्खू जी के पास जाएगा, देखो सुक्खू जी, जो काम पूरी की पूरी कांग्रेस में कोई नहीं कर पाया, मैं करके लेके आया हूं। भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव इस तरह से लड़ेगी, और ये इनकी खामियां हैं, इनके लोगों में, इन रणनीति में ये खामियां है, इन रणनीति को आप यूज करिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में पाया क्या? अपने नेता नाराज किए, अपने कार्यकर्ता नाराज किए, निष्ठावान कार्यकर्ताओं के मन में एक बात को डाल दिया कि आपको पहले कांग्रेस में जाइए, कांग्रेस से बीजेपी में आइए, अल्टीमेटली आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएंगी। तो पूरे के पूरे अगर प्रकरण को देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ खोया ही खोया है। और मैं बड़े इसके साथ कह रहा हूं, जिसको बोलते हैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी सहमत नहीं थे। शायद यही वजह थी कि उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि आदेशानुसार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज तक संजय जी से भी हैं, इनसे पूछो, आज तक भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी कोर ग्रुप के मेंबर को इस तरह का लेटर नहीं डिसाइड किया कि मिस्टर हर्ष महाजन यू आर इन कोर ग्रुप ऑफ बीजेपी, या मिस्टर प्रवीण शर्मा नाउ यू आर मेंबर ऑफ कोर ग्रुप। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। पहली बार ऐसा करने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ेगी? इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। वो गलत हैं
इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं को इस तरह से उनके मनों में ये डाल दिया जाए कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है और वो पार्टी के भले के लिए। सच में ही पार्टी का इसको बहुत दूर जो है पार्टी को इसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। संजय जी, अभी दूसरा एक पहलू भी रखा है प्रवीण जी ने कि हर्ष महाजन जी के साथ सुक्खू जी ने काम किया है लंबे समय तक, और वो कहीं ना कहीं दोबारा से कांग्रेस में जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको कोर ग्रुप का मेंबर बनाया गया है। और ये कोर ग्रुप आपका ऐसा है जहां पे रणनीति तय होती है, सब कुछ चीजें तय होती है कि स्टेट के अंदर क्या करना है, उसके बाद हाईकमान की मोहर लगती है। और अब सीक्रेसी जो आपकी पार्टी की है उसकी लीक का मामला प्रवीण जी ने उठाया है, तो कहीं आपकी चुनावी रणनीति तो नहीं लीक हो जाएगी कांग्रेस को तोड़ते तोड़ते? जी संजय जी। संजय जी, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष सबने मिलकर अगर कोई निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पे जो है वो पार्टी के पक्ष में क्या निर्णय हो सकता है, उस सारी चीजों को जो है उसका प्लस माइनस सबको देख करके जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। और भविष्य की रणनीति जो है वो कोई आएगा और डिस्कस हुई और वो जाकर के वहां जो है वो अगली पार्टी में पहुंच जाएगी, ये एक स्पेकुलेशंस है, ये एक मानवीय दृष्टिकोण है जिसको हम मान करके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अब अल्टीमेटली अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई निर्णय ले रहे हैं, किसी व्यक्ति को किसी स्थान के ऊपर बिठाना है, तो निश्चित तौर पे चर्चा करके उसके ऊपर उसके प्रो एंड कॉन्स सारी चीजों को देख करके जो है वो निर्णय लिए जाते हैं। ये ठीक है कि व्यक्ति है, मैं हूं, कोई भी हो, अगर किसी निराशा के तौर पे से भी निकल रहे हैं तो हमारा दृष्टिकोण अलग होता है, लेकिन अगर हम कहीं सहज परिस्थिति चल रहे हैं हमारा दृष्टिकोण अलग होगा। इसलिए कांग्रेस से कोई आया या कांग्रेस से छूट करके भाजपा से छूट करके कांग्रेस में चला जाता है और पूरी भाजपा जो है वो लुट जाएगी, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस से कोई व्यक्ति आता है और पूरी कांग्रेस टूट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये समय समय के ऊपर ये परिस्थितियां बदलती हैं, जिन परिस्थितियां जो बदलती हैं उसी के अनुसार जो है वो आगे की रणनीति और योजनाएं बनती हैं और उसके ऊपर काम होता है। जी वर्मा जी, अभी जो रैली थी उसमें नड्डा जी ने पूरा सम्मान दिया, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर को बराबर का सम्मान दिया, उन्होंने भेदभाव नहीं रखा। पहले जबकि होता था कि जयराम जी को ज्यादा मान सम्मान दे देते थे वो, लेकिन इस बार बराबर का मान सम्मान दिया। और वहीं कांग्रेस की गारंटियों को लेकर तीनों नेताओं ने हल्ला बोला है, और ये भी कहीं ना कहीं तय कर दिया है पार्टी ने कि जो गारंटियां हैं इनका जो सच है, क्योंकि जो पेंशन का मामला है महिलाओं को, वो जो पहले से पेंशन दी जा रही है 60 साल की आयु से अधिक वालों को, उसमें मात्र 350 रुपए की बढ़ोतरी की बात हुई है, जबकि उनका कहना कि कांग्रेस का दावा था और उन्होंने एक पत्र बांटे, मतलब अथॉरिटी लेटर जैसे बांटे, उसमें लिखा गया कि 18 वर्ष से लेकर 60 साल तक की आयु वालों को पेंशन दी जाएगी। लेकिन अब ये गारंटी भी कहीं अधूरी दिख रही है। ओपीएस की गारंटी तो पूरी कर दी है, गोबर पे, दूध पे अनुराग जी ने बहुत बड़ा हल्ला बोला है उसमें। तो गारंटियों को लेके भी लोकसभा चुनावों से पहले एक फील्ड तैयार करेगी भाजपा। जी अश्विनी जी, इसका क्या असर रहेगा? देखो, गारंटियां इन्होंने कांग्रेस ने दी और उन गारंटियों की वजह से कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है ओपीएस से कुछ न कुछ देने की, और लोगों में इसका एक सकारात्मक पहलू गया है कि सुक्खू कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय हालात बड़ी खराब है। मैं पहले कह चुका हूं कि अगर ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं, हाँ, अगर 2-3 महीने सरकार ने वित्तीय प्रबंधन ठीक कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा होगा। मैं नहीं समझता कि अब हल्ला बोल के जयराम या अनुराग ठाकुर हल्ला बोल के सुक्खू को बैकफुट पर ले आएंगे। वो तो तभी आ सकते हैं अगर आप सारे के सारे एकजुट होकर चलें। कभी आपकी पार्टी में जयराम ठाकुर हाशिए पे होते हैं, कभी शांता कुमार हाशिए पे होते हैं, कभी प्रेम कुमार धूमल पे हाशिए पे होते हैं। तीनों नेताओं में इतनी आपस में रंजिश है, इनके दिलों में इतनी दरार है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। कि अंदर कोर्ट में चारों नेताओं में नड्डा जी को मत बोलिए आप। नड्डा जी ने भी झेले हैं, कैसे उनको परिस्थिति एक जैसी है। एक जैसी है। जब तक ये दिल से एक नहीं होंगे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खास प्रयास नहीं कर सकते। इस बार जयराम ठाकुर की सरकार मिशन रिपीट करते दिख रही थी। उन लोगों ने, अपनी ही पार्टी के लोगों ने जयराम को सत्ता में नहीं आने दी,
अब जयराम भी कोशिश करेंगे कि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो जीत के ना आ जाए। तो ये सारी स्थितियां है, जब तक भारतीय जनता पार्टी एकजुट तभी हो सकती है अगर केंद्रीय स्तर पर कोई प्रयास हो, क्योंकि ये चारों लोग जो आप चारों नेताओं की बात कर रहे हैं, चारों नेता जब आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते तो इनको कैसे इकट्ठा रखा जा सकता है, ये आला कमान कर सकता है। आज हम चर्चा कर रहे थे कि भाजपा ने कोर कमेटी में जहां हर्ष महाजन जी को मान सम्मान दिया, वहीं एक हर्ष महाजन जी की भूमिका भी भाजपा एक विभीषण के तौर पे देखना चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस के जो इस समय रुष्ट नेता हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पा रहे, कोई जो वरिष्ठ नेता है उनको पद नहीं मिल पा रहे चेयरमैन वगैरह के, उनको तोड़ा जाए चुनावों से पहले और एक सेटबैक दिया जाए। वहीं कोर्ट केस भी लगा हुआ है सीपीएस को बर्खास्त करने के लिए। तो ये बड़े मामले हैं सब पे, और धूमल जी के साथ नड्डा जी ने 1 to 1 करके गिले शिकवे भी दूर किए हैं, और 4 की 4 लोकसभा सीटों की जीत का जो मोदी जी का एक संदेश था वो भी उनको दिया है कि वो जीतनी है और धूमल जी को साथ लेकर चलना है। नड्डा जी ने रैली में जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर दोनों को बराबर का अधिमान दिया है इस बार। ये पहली बार देखने को मिल रहा है रैलियों में। और नड्डा जी चाहते हैं कि मैं अब अपने प्रदेश में जो मेरे पे दाग लगा है हार का, इस बार मैं 4 की 4 लोकसभा सीटें जीतूं। उसके लिए भाजपा इस बार अलग रणनीति पे काम करेगी। तो आज हमने इन्हीं मामलों पे चर्चा की और मैं आप सबका इस चर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद करता हूं।